ये आपका, आप देख रहे हो, ये आपकी स्टडी मटेरियल है फिजिक्स की। फिजिक्स में आपको बेसिकली क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है, आपका ये क्या है, ये ट्रांजिस्टर सर्किट एनालिसिस, ठीक है। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बिकम्स ईजियर व्हेन इट रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर्स। आपको इसके अंदर हाइब्रिड पैरामीटर्स पढ़ने होते हैं, जिसको हम एच पैरामीटर्स भी कहते हैं। जब इसको आप पढ़ोगे तो आपका रिप्रेजेंटेशन जो होगा ट्रांजिस्टर एनालिसिस का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगा। तो इस यूनिट में आपको पढ़ना है कि एनालाइज, हाउ टू एनालाइज ट्रांजिस्टर सर्किट यूजिंग दीज पैरामीटर्स। अब एच पैरामीटर, जेड पैरामीटर्स और जितने भी वाई पैरामीटर्स हैं आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी टू लर्न हो जाएगा। तो आपको इसके अंदर पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपको सबसे पहले इंट्रो में देखना होता है, जहाँ पे आपका एच पैरामीटर होगा, इंटरप्रिटेशन होंगे, इक्विवेलेंट सर्किट एंड ट्रांजिस्टर होगा, एनालिसिस ऑफ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, जिसमें आपका करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस, एनालिसिस ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर होगा, ठीक है, एनालिसिस कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होगा, समरी होगी, देन आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका ये आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपका कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन को डिवाइड करना होता है। आप पढ़ोगे क्या आउटकम्स में, आपको एच पैरामीटर्स मिलेंगे, जिसको हम 4 टर्मिनल नेटवर्क कहते हैं। एच पैरामीटर्स आपका 2 पोर्ट सिस्टम होता है। अभी मैं बात करूँगी 2 पोर्ट सिस्टम होता क्या है बेसिकली। उसके बाद यानी 2 पोर्ट में आपके 4 टर्मिनल होते हैं, यानी 2 इस साइड होंगे, 2 इस साइड होंगे। अब हम बात करेंगे कि आपका 4 टर्मिनल नेटवर्क होता क्या। फिर आपको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे। फिर आपको जितने भी एच पैरामीटर्स है ट्रांजिस्टर के लिए उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपका ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन वोल्टेज गेन का, करंट गेन का, इनपुट इंपीडेंस का। मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ाने वाली हूँ। आउटपुट इंपीडेंस, एच पैरामीटर्स फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में देखना है। फिर आपको एक्सप्रेशन लिखना है गेन ऑफ द इंपीडेंस फॉर कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पढ़ते हैं आपके एच पैरामीटर्स। एच पैरामीटर्स को हम बोलते हैं आपका हाइब्रिड पैरामीटर। हाइब्रिड का क्या मतलब होता है यहाँ पे, यानी कि ऐसे पैरामीटर जिनके अकॉर्डिंग हम अपने सर्किट को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है, टू ऑब्टेन द सर्किट पैरामीटर्स, हमें क्या स्टार्ट होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम एक सर्किट को। यह आपका सर्किट है एक ब्लॉक बॉक्स की तरह, एक ब्लैक बॉक्स आपको देखने लगा है। सर्किट एनालिसिस आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है जब हम सर्किट को एक ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट करते हैं। आपके 2 एंड होते हैं जिसको हम पोर्ट कहते हैं। ये आपका पोर्ट 1 है जहाँ पे इनपुट लगा होता है, या आपका पोर्ट 2 है जहाँ आउटपुट लगा रहता है। ये टर्मिनल्स होते हैं आपके बेसिकली जो 4 टर्मिनल्स हैं, यानी कि जो आपका यहाँ पे 2 एंड पोर्ट होंगे, 4 टर्मिनल में आपके इनपुट एंड आउटपुट लगे होंगे। इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स विद 2 पोर्ट सिस्टम, जहाँ पे आपका एच पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। ये आपका जो है I1 जो है वो आपका इनपुट करंट है जो स्टार्ट हो रहा है। V1 आपका इनपुट वोल्टेज है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका इनपुट पोर्ट। उसके बाद V2 है और आपका I2 जो होंगे जहाँ पे आउटपुट लगे होंगे, ठीक है, डन है। अब यहाँ पे देखो आपका यही लिखा हुआ है कि आपका इनपुट टर्मिनल में से जो आएगा V1 एंड करंट फ्लोइंग करेगा उस सर्किट में, वो I1 होगा जो पॉजिटिव होगा। आउटपुट में से जो V2 जाएगा आपका वोल्टेज, और I2 जो है वो भी आपका क्या होगा, बेसिकली पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर रिलेशन देखना आपका I1 V1 I2 V2 में कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप लीनियर इक्वेशन से। अब यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं, कई सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स भी आ जाते हैं। वोल्टेज आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो आपका सर्किट इस तरीके से होगा, देखो ये आपका Z भी आ जाता है, Z11 Z12 Z22 Z21, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। आपका Z11 क्या है, Z22 क्या है, ये सारी Z एंड Y पैरामीटर्स आपके सर्किट्स में होते हैं। एच पैरामीटर्स के बाद भी आपके पास जेड पैरामीटर्स होते हैं एंड वाई पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, वाई पैरामीटर्स। तो हम यहाँ पे इनपुट और आउटपुट कैसे लिखेंगे, वहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना होता है। तो देखो आउटपुट और इनपुट वोल्टेज आप कैसे यहाँ पे लिखते हो। तो आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट करंट्स। आपका वोल्टेज है जो मैंने बोला, V1 होगा तो इनपुट वोल्टेज, I1 होगा तो इनपुट करंट, V2 होगा तो आउटपुट वोल्टेज, और I2 होगा तो आउटपुट करंट। इन दोनों के बीच में आपका Z और Y पैरामीटर्स भी आते हैं। तो Z में से जब आप पहले लिखोगे V1 के लिए, तो आपका जो Z पैरामीटर आएगा ना, Z11 आएगा, ठीक है, और I1 आएगा। I1 क्यों, आपका इनपुट करंट है, प्लस में Z12 क्या है, आपका आउटपुट है, I2 क्या है, आउटपुट है। अब V2 के लिए आप सेम लिखोगे, Z21 है, ठीक है। V2 में जो आपका Z है वो 21 है, I1 होता है क्या आपका इनपुट करंट, I2 सेम ही रहेगा, ठीक है। Z22 होगा नेक्स्ट आउटपुट के लिए। इस तरीके से आप लिखते हो। इस इक्वेशन में जो आपका कोफिशिएंट है ना Z, उसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो आपका Z जो है वो क्या बेसिकली डिनोट कर रहा है, वो इम्पीडेंस को डिनोट कर रहा है, ठीक है।
अनदर वे भी है आपका, यानी कि वाई पैरामीटर्स अगर आ जाए इस इक्वेशन में, वाई पैरामीटर भी आ जाए। वाई पैरामीटर अगर आपका इनपुट में है, यानी कि आप स्टार्टिंग में अगर करंट लिख रहे हो इनपुट, तो वहाँ पे आपका वोल्टेज आ जाएगा इधर, तो y11 आ जाएगा, तो अब की बार क्या लिख रहे हो, I लिख रहे हो, ठीक है, करंट लिख रहे हो तो V1 आ जाएगा इधर, ठीक है, प्लस में y12 आ जाएगा, V2 आपका वोल्टेज हो जाएगा। इसी तरीके बेसिकली आप कैसे लिखोगे, दूसरी के लिए लिखोगे सिमिलरली, I2 क्या होगा आपका, y21 होगा, देखो यहाँ पे, और V1 क्या होगा जो आपका इनपुट है, y22 V2। अब जो आपका कफिशिएंट है y, उसको हम बोलते हैं एडमिटेंस। तो आपका z क्या है, इम्पीडेंस, ठीक है, z क्या है आपका इम्पीडेंस, और y क्या है आपका एडमिटेंस, ठीक है। ध्यान रखना है आपको क्या क्या है, और इनपुट में कौन सी वैल्यू वाली आती है और आउटपुट में क्या होती है, और आपका जो दूसरा क्या बचा h, वो आपका हाइब्रिड है। ओके, डन है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। अब यहाँ पे इनपुट वोल्टेज आउटपुट करंट को हम कैसे यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरह लिखेंगे, इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज को। तो जैसे कि आपका H1 हाइब्रिड के लिए अगर हाइब्रिड आप जोड़ देते हो, आपका मैंने यहाँ पे Y कैसे इंक्लूड हो रहा है वो, Z कैसे इंक्लूड हो रहा है वो, अब बेसिकली आप H के लिए लिख रहे हो हाइब्रिड करंट के साथ। V1 अगर लिखोगे तो आपको पता है V1 में क्या आएगा, पहला H11 आएगा जो इनपुट हाइब्रिड होगा, I1 आएगा जो इनपुट करंट है, प्लस में H12 आएगा जो आउटपुट है, V2 आएगा क्या, जो आपका आउटपुट वोल्टेज है। यहाँ पे I2 लिखना चाह रहे हो आप, अगर करंट लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा आपका H21। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। H21 आएगा, आपको ध्यान में रखना है कि H21 कहाँ पे आएगा, और H22 आपका बेसिकली आउटपुट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कफिशिएंट है आपके, यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे बताए गए कौन कौन से कैसे कफिशिएंट है। तो आपका H11, H12, H21, H22 ये आपके हाइब्रिड पैरामीटर्स कहलाते हैं। ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके ट्रांजिस्टर सर्किट में, जहाँ पे आपका करंट एंड वोल्टेज गेन, आउटपुट एंड इनपुट इम्पीडेंस को यूज़ करके ये पैरामीटर्स लगाए जाते हैं, ठीक है। ये सर्किट में दिखा रखा है। उसके बाद आपका इंटरप्रिटेशन आता है, सॉरी फॉर दिस। सबसे पहले इंटरप्रिटेशन में आपका H पैरामीटर है, आपका शॉर्ट सर्किट आउटपुट है। शॉर्ट सर्किट आउटपुट कब होता है आपका, शॉर्ट सर्किट आउटपुट। अब हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे H पैरामीटर्स का, ठीक है। यहाँ पे हम H11, H21 को देखेंगे एज्यूम करके। आउटपुट टर्मिनल आपका 2 है, आउटपुट टर्मिनल लगाया हुआ। शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब आपका आउटपुट वोल्टेज V2 वो 0 रखेंगे, तब आपका शॉर्ट सर्किट ये होगा। ये आपका शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे लिखोगे, आपका आउटपुट वोल्टेज को आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो कैसे लिखोगे आप V1, यहाँ पे सिर्फ H11 आएगा और I1 आएगा, ठीक है, डन है। क्योंकि आपका शॉर्ट सर्किट के लिए अगर आप लिख रहे हो शॉर्ट सर्किट के लिए, तो वहाँ पे आपका V2 0 हो जाएगा, यानी तो V2 आपकी इक्वेशन में से नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, राइट। तो V1 कैसे लिखा जाएगा, आपका V1 क्या है, इनपुट वोल्टेज, उसमें जो आपका H11 क्या है आपका पैरामीटर है इनपुट, I1 क्या है आपका करंट है जी। नेक्स्ट I2 के लिए कैसे लिखोगे, H21 आपका आउटपुट है, ठीक है, पैरामीटर H पैरामीटर, I1 आपका करंट है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली ये इक्वेशन बन जाती है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इनपुट इम्पीडेंस। अब मैंने बताया आपको इनपुट इम्पीडेंस क्या है, H11, ठीक है, क्या है H11। अब यहाँ पे जो हम राइट यानी कि इक्वेशन लिखेंगे, आउटपुट शॉर्ट सर्किट है। आउटपुट शॉर्ट सर्किट कहाँ पर होता है, यानी कि आपका जो आउटपुट होगा उसमें शॉर्ट सर्किट है, तो आउटपुट वाली वैल्यू में 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे H11 यानी कि सारी चीज़ें 1 वाली आएगी, ठीक है। आउटपुट यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है। इनपुट इम्पीडेंस में हम सिर्फ इनपुट की बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे H11 के लिए क्या होगा आपका V1 यानी इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आउटपुट की चीज़ नहीं आ रही, इसीलिए यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि आपका आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड है। आपका H11 जो है वो डिवाइड करें वोल्टेज टर्म का वाई करंट से, ठीक है। ये इंपीडेंस होगा, बोथ वोल्टेज एंड करंट आपका इनपुट पार्ट है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोलते हैं, इनपुट इम्पीडेंस विद शॉर्ट सर्किटेड आउटपुट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इनपुट वोल्टेज यानी इम्पीडेंस में कैसे इसका फॉर्मूला लगेगा, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका करंट गेन क्या होता है। करंट गेन आपका H21 है, ठीक है। यहाँ पे आपका आउटपुट शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पे भी आउटपुट शॉर्ट सर्किट, तो H21 के लिए कैसे लिखोगे आप, करंट अपॉन I1 I2 यानी I2 अपॉन I1। ये आपका क्या होता है करंट गेन, क्योंकि आप सिर्फ बेसिकली करंट की बात करो, इसीलिए I2 अपॉन I1 यानी इनपुट करंट अपॉन आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। या आउटपुट हो गया आपका, ठीक है, H21, यहीं से आपका नाम आ रहा है H21, 2 पर 1 नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है शॉर्ट सर्किट आउटपुट में आ गया, तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है गेन ऑफ द करंट, यानी कि आपका करंट गेन, ओके। और अगर आपको V1 लिखना हो तो H12 V2, ठीक है। और अगर आपको I2 लिखना हो तो H22 V2, इस तरीके से। रिवर्स वोल्टेज गेन क्या होता है,
अभी आपने वोल्टेज गेन जैसे पढ़ा, रिवर्स वोल्टेज गेन H12 हो जाएगा। करंट गेन में पढ़ा था ना आपने 2 1, तो रिवर्स यानी कि 1 2 हो गया, ठीक है। तो 1 2 हो जाएगा तो कैसे आ जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज गेन की बात करो यानी वोल्टेज, तो यहाँ पे H12 जो होगा इसमें वोल्टेज आ जाएगा, यानी 1 2 का मतलब 1 V1 ऊपर, 2 का मतलब V2 नीचे। इनपुट टर्मिनल्स यहाँ पे ओपन होंगे यानी कि बिल्कुल ओपन हो जाएंगे, एक प्लेन वायर की तरह कंसिडर कर लेते हैं। इसको हम रिवर्स कहते हैं, क्यों, यहाँ पे रेशियो जो है वो रिवर्स हो गया। आउटपुट एडमिटेंस, अब आपको H22 के बारे में देख रहे हैं, जिसको हमने बोला आउटपुट एडमिटेंस। H22 यानी आपने पढ़ा कि यहाँ पे इनपुट टर्मिनल ओपन रखना है, तो इनपुट के यहाँ पे नहीं आएगा कुछ भी। इनपुट आपका ओपन का मतलब क्या होता है कि टर्मिनल आपने ओपन रखा ना, एक प्लेन वायर है तो उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इनपुट यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, तो आपका आउटपुट इम्पिडेंस में क्या आ रहा है, H22 यानी 2 ये भी 2 ये भी, तो आपका करंट जो होगा 2 वाला और V2 हो जाएगा, ठीक है बेसिकली। अब यहाँ पे आपके सारे H पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। H पैरामीटर्स में आपका H11 क्या है, वो आपका इनपुट इंपीडेंस है, जिसमें आपका V1 अपॉन I1, आउटपुट आपकी शॉर्ट सर्किटेड होती है। H12 आपका रिवर्स वोल्टेज गेन है, जिसमें 1/V2, V1 अपॉन V2 होता है, यहाँ पे इनपुट ओपन होता है। करंट गेन आपका H21 है, जहाँ पे I2 अपॉन I1 होता है, आउटपुट शॉर्टेड होता है, क्या शॉर्ट, यानी इसको बिल्कुल कंसिडर नहीं कराया जा रहा है। H22 में क्या होगा, आउटपुट एडमिटेंस, जिसमें I2 अपॉन V2 होता है और इनपुट ओपन होता है। तो बेसिकली ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। अब आपको देखना है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर। इक्विवेलेंट सर्किट में आपने देखो यहाँ पे ये चीज़ देखी थी आपने, आउटपुट वोल्टेज सोर्स वगैरह देखा है, ठीक है। ये आइडियल वोल्टेज होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे बेसिकली आपका क्या आता है, एक डिवाइस, किसी भी डिवाइस में आपका डिफरेंटली क्या होता है, एक्सपेक्टेड आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो एग्जांपल के लिए आपका एक वोल्टेज सोर्स है, जिसको हमने सप्लाई किया कांस्टेंट वोल्टेज, फिर वहाँ पे करंट जो है वो ड्रॉ कर रहा है। तो जैसे आपने देखा आउटपुट वोल्टेज में आपका एक वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि जब हम इंक्रीज करते हैं करंट ड्रॉ को करते हैं इसके अंदर, तो ये डिक्रीज हो जाता है क्या, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आइडियल वोल्टेज जो होता है ये एक्सपेक्ट करता है कि उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। अगर हम उसके अंदर करंट भेज रहे हैं तो करंट आपका क्या करेगा, आप करंट बढ़ाओगे तो वो आपका वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका फाइनाइट होता है, स्मॉल बट नॉन जीरो होती है इसके अंदर। रेजिस्टेंस ऑफ अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, जो कि आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, और ये फाइनाइट सोर्स से लगे होते हैं, यानी रेजिस्टेंस उसके अंदर होता है फाइनाइट। अब यहाँ पे देखो आपका जैसे कि ये है आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आउटपुट लगे हुए हैं, इधर आइडियल वोल्टेज में क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। सेम इज ट्रू फॉर ट्रांजिस्टर सर्किट के लिए होता है। ये आपका ट्रांजिस्टर सर्किट है, जिसमें रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, ये आपका इनिशियल रेजिस्टेंस है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट है किसका, ट्रांजिस्टर का। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ए इज पॉजिटिव नंबर है, VIN क्या है आपका एम्पलीट्यूड है किसका, इनपुट वोल्टेज का ट्रांजिस्टर के अंदर। RL क्या है आपका लोड रेजिस्टेंस है, जो कि आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट है। यहाँ पे आपने देखा, देखो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि आपका आउटपुट टर्मिनल से क्या अटैच्ड है, आपका ये आपका आउटपुट है, ठीक है। इस टर्मिनल से आपका लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। करंट आई फ्लो कर रही है पूरे सर्किट में, एक आई करंट है स्टार्ट से पूरे सर्किट में कर रही है। वोल्टेज जनरेट हो रहा है, वोल्टेज ए जो होगा वो लार्जर होता है इनपुट से, तो यहाँ पे हम ए को वोल्टेज गेन कह देते हैं। स्टेज ऑफ कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, वोल्टेज गेन। अब आपको मैंने बताया कि वोल्टेज गेन को यहाँ पे बेसिकली AV बोला गया है। वोल्टेज गेन में आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगी अपॉन में इनपुट वोल्टेज होगी, उसको हम वोल्टेज गेन कहते हैं। वोल्टेज गेन का मतलब वोल्टेज आ रहा है, यानी कि वोल्टेज जो आउटपुट है अपॉन इनपुट वोल्टेज, वो आपका वोल्टेज गेन होता है। अब देखो आपका आउटपुट में क्या क्या चीज़ें हैं, आउटपुट में यानी कि आउटपुट वोल्टेज में आपका आउटपुट से जुड़ा है RL, और यहाँ से करंट आ रहा है I, तो ये क्या हो जाएगा IRL। तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कि जो आपका V आउटपुट है, ठीक है, वो आपका क्या होगा, IRL होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका जो बाहर की तरफ लगा हुआ है ना लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो आउटपुट में आपका क्या लगा हुआ है, IRL, तो IRL अपॉन V इनपुट भी हम लिख सकते हैं किसको, वोल्टेज गेन को, ठीक है। डन है ये इस तरीके से। अब आपका वोल्टेज गेन, अब आपने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा होगा कि I करंट कैसे पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा होता है, तो लूप के अंदर आपका कैसे होगा, R से RL। तो आपने देखा होगा एक चीज़, ये आपका पूरा लूप है, हमने क्या किया, क्लॉकवाइज एक लूप बना लिया, ठीक है। ये क्लॉकवाइज आपका लूप बना लिया, यानी कि ये आपका क्या है, AV क्या है आपका वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज है। उसके बाद आपका रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा, इधर की तरफ ही जा रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है, इसका मतलब प्लस से माइनस, मेरा भी लूप इधर से जा रहा है, प्लस से नेगेटिव की तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पे ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। जो आपका बाहर की तरफ होता है ना, यानी ये साइन आपका, और मेरे जो लूप मैंने बनाई है वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो ये भी नेगेटिव है, तो आपका रेजिस्टेंस, तो मैंने लिख दिया AV। आपने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा होगा, उन्हें पता होगा, माइनस में क्या होगा आपका R आ गया,
ठीक है। उसके बाद इधर से आओ, इधर क्या है आपका करंट है, करंट देखो किधर है, जिधर मेरा डायरेक्शन है ये, यानी यहाँ पे करंट आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वो भी पॉजिटिव में जा रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है, ये भी आपका प्लस से माइनस में जा रहा है, ठीक है। ये भी देखो प्लस से माइनस में जा रहा है। तो इस तरीके से आपका जो मैंने पहले बोला AV इनपुट, ठीक है, माइनस में आपका रेजिस्टेंस था, उसके बाद क्या होगा आपका I आ जाएगा, और उसके बाद आपका क्या है RL है, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये इस तरीके से इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। इस तरीके से आपका किरचॉफ्स लॉ होता है। अब यहाँ से आप करंट कैसे निकालोगे, करंट कैसे निकालोगे, बेसिकली यहाँ पे करंट आपका है, जहाँ पे करंट जो होगा ना वो आपका क्या होगा, AV इनपुट अपॉन R प्लस L, ये आपका करंट होगा। अब यहाँ पे वोल्टेज गेन किस तरीके से हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे I की जगह आपको क्या लिखना है, I की जगह आपको लिखना है क्या, ये वाला पॉइंट। तो IRL अपॉन इनपुट था, तो I की जगह आपने क्या लिख दिया, AV इनपुट अपॉन RL लिख दिया, ठीक है। और एक और RL आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, R1 प्लस RL V इनपुट, ठीक है। इस तरीके से आपका वोल्टेज गेन आ जाएगा। बेसिकली आपका A जो होगा कॉमन निकाल लेंगे, RL आ जाएगा, देन R प्लस RL, ये आपका वोल्टेज गेन बनेगा किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ जो आपको पढ़नी है, जनरली दो टर्मिनल्स जो होते हैं ना, इनपुट एंड आउटपुट, दो टर्मिनल्स होते हैं। यहाँ पे ट्रांजिस्टर में आपके 3 टर्मिनल होते हैं। ब्लैक बॉक्स लेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट लेंगे, और 4 टर्मिनल्स होंगे इसके अंदर। इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर आप ट्रांजिस्टर लगाओगे, एक ट्रांजिस्टर आपका कॉमन होगा जो इनपुट एंड आउटपुट के बीच में होगा। एमीटर, द कलेक्टर एंड द बेस कॉल्ड रिस्पेक्टिवली कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन बेस होगा। ये आपको यूनिट फॉर्म में जो आपने पढ़ा था, यूनिट 4 में आपने पढ़ा था ना, यही है आपका, कंसिडर करना है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे H पैरामीटर्स हो गए ट्रांजिस्टर में। अब देखो यहाँ पे H पैरामीटर्स को कैसे हम लिखेंगे, ठीक है, ट्रांजिस्टर में, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो ट्रांजिस्टर को कैसे कंसीडर करेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे कॉमन एम्पलीफायर है, ठीक है, कॉमन एमीटर। 1 आपका इनपुट टर्मिनल होता है, 2 आपका आउटपुट टर्मिनल होता है, इसीलिए करंट IB और BE होगा, ठीक है। इनपुट करंट आपका बेस और टर्मिनल वाले इस तरीके से होगा। और अगर आपका राइट लिखेंगे IB VCA डिपेंडेंट होंगे, इस तरीके से आपका ट्रांजिस्टर के लिए लिखा जाएगा। I1 को हम लिखेंगे यहाँ पे 4 टर्मिनल के अकॉर्डिंग CE कन्फिग्रेशन में, तो I1 आपका IB होगा, I2 आपका IC होगा, V1 आपका VBE होगा, ठीक है, बेस एमीटर के बीच में, V2 आपका कलेक्टर एमीटर के बीच में, ठीक है। फिर आपको किरचॉफ्स लॉ लगाना है इसमें, बेसिकली सेम आप किरचॉफ्स लॉ लगाओगे, फिर आप V1 लिखोगे। यहाँ पे देखो V1 आपने जो वोल्टेज लिखा है, ठीक है, वोल्टेज में आपका क्या होगा, H11 I1 H12 V2, जैसे सेम हमने लिखा था इस तरीके से। फिर यहाँ पे H पैरामीटर्स लिखोगे ट्रांजिस्टर में, कैसे होता है, HI आपका H11 होता है, R F और 0। यहाँ पे इनपुट इम्पिडेंस जो होता है विद आपका क्या है, आउटपुट शॉर्टेड में आपका इनपुट ऐसे लिखोगे। HR जो होता है रिवर्स वोल्टेज गेन होता है, ठीक है, मैं अभी पीछे बता के आई थी, जिसमें इनपुट ओपन होता है। HF क्या होता है आपका, फॉरवर्ड करंट गेन होता है, जिसमें इनपुट शॉर्टेड होता है। H0 क्या है आपका, आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक है। और ये फर्स्ट लेटर जो डिस्क्रिप्शन होता है, I मतलब इनपुट, R मतलब रिवर्स, ये सारी चीज़ें बस दे रखी है H पैरामीटर्स, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो H पैरामीटर्स देखोगे ट्रांजिस्टर के अंदर। अब बेसिकली आपको जो ध्यान में रखना है वो ये ध्यान, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, ठीक है। कॉमन क्या है आपका, एमीटर है, इसमें कॉमन कलेक्टर, इसमें कॉमन बेस। H11 कैसे लिखोगे आप, जिसमें लिखना है आपका HIE। HIE क्यों लिखा है, क्योंकि आपका I जो होगा करंट होगा, E क्या है, एमीटर के लिए। ये आपका H12 क्या होता है, आपका R होता है रिवर्स वाला, जिसमें HR होगा, और E क्या होगा आपका एमीटर के लिए, ठीक है। बेसिकली इसमें भी आपका H2 है जो आपका फॉरवर्ड वाला है, जिसमें HFE होगा। E क्यों लगा रहे हैं, एमीटर के लिए। यहाँ पे भी आपका आउटपुट वाला है H22, जिसमें H0 HOE लगा रहे हैं। इसी तरीके से इसमें HIC लगेगा कलेक्टर के लिए, HRC HFC HOC, B लग जाएगा तो बेस के लिए। बिल्कुल सेम H पैरामीटर्स आपके यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई, वोल्टेज गेन वगैरह। एनालिसिस देखना है आपका कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का। यहाँ पे आपका कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में ये आपका हाइब्रिड सर्किट है, ठीक है, एक सेकेंड, एम्पलीफायर देखना है। ये आपका कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, जहाँ पे स्मॉल साइन वेव है अप्लाई करना है आपको इनपुट में। वेरिएशंस होंगे बेस करंट में, क्योंकि करंट गेन है आपका बीटा, कलेक्टर करंट आपका एम्पलीफायर है। करंट गेन में बीटा पहले पीछे पढ़ा गई थी, यहाँ पे कलेक्टर करंट होता है। अब बीटा वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो आपका एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं। आउटपुट कैसे आ रहा है, इनपुट कैसे आ रहा है, ठीक है। अब आपका जो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है वो इन्वर्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू AC इनपुट वोल्टेज का, यानी कि 180 डिग्री आउट ऑफ इनका फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लार्जर वोल्टेज ड्रॉप होता है कलेक्टर रजिस्टर के बीच में। कलेक्टर वोल्टेज जो होता है डिक्रीज करता है जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल चलाते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका इनपुट वोल्टेज आता है, कलेक्टर करंट कम हो जाता है। इस तरीके से आप चलोगे, ये आपका सर्किट है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो आपको पढ़ना है, यहाँ पे कॉमन एमीटर हाइब्रिड सर्किट में करंट गेन पढ़ना है। करंट गेन क्या होता है? AI करंट गेन, ठीक है। करंट गेन होगा यानी कि आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, पीछे ही बताया था मैंने, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करके लिख सकते हो आप, या आउटपुट करंट में आपका H21 I1, ठीक है, H22 V2 I1, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये भी आपका V2 इज इक्वल टू वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन आपका क्या होता है? H21 होता है, जिसको हम AI बोलते हैं, किसमें? करंट गेन में। तो यहाँ पे IR I2 RL ये होता है, और उसके बाद आप किरचॉफ्स लॉ सेम अप्लाई करना, उसके बाद वोल्टेज गेन आपको पढ़ना है। वोल्टेज गेन आपका सेम होता है, क्या होता है आपका? AV क्या है आपका? वोल्टेज गेन है, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट। तो राइट कैसे कर सकते हैं हम इक्वेशन से? इस तरीके से आपका आउटपुट वोल्टेज आएगा, और आपको बस यहाँ पे डोनेट करना है न्यूमरेटर्स वगैरह। फिर आपका जो AV मिलता है वो बेसिकली ये इम्पीडेंस के लिए मिलता है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है इनपुट एंड आउटपुट कैसे लिखना होता है। उसके बाद इनपुट इम्पीडेंस पे आ जाते हैं। इनपुट इम्पीडेंस को आपको Z से डिनोट करना होता है, जहाँ पे 2 पोर्ट सिस्टम नेटवर्क में हम देख रहे हैं। यहाँ पे आपका V1 अपॉन I1, ठीक है, यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट, वो भी इनपुट वाले तो आ जाएंगे इनपुट में। अब H11 I1 और H12 V2 इस तरीके से लिख रहे थे हम, क्या? V1 जो मैंने पीछे लिख के दिखाया था वही है ये, और I1 क्या होगा? इनपुट के लिए। अब यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है? H11 आप इधर लेकर आ जाओगे, प्लस में H12 V2, ठीक है, और अपॉन I1। अब जो आपका यूज़ करोगे V2 को, माइनस I2 RL, ये कैसे होगा? किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग। तो आपका V2 की जगह कैसे लिखोगे? H1 में V2 की जगह ये लिखोगे, देन उसके बाद I2 जो होगा अपॉन I1, अभी मैंने बताया क्या होता है? करंट गेन, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ये आपको पूरा डेरिवेशन ध्यान में रखना पड़ेगा। आउटपुट इम्पीडेंस में क्या होता है आपका? आउटपुट में देखो क्या होता है? V2 अपॉन I2 होगा। I2 इक्वेशन से कैसे लेकर आएंगे? आपको पता है I2 जो होता है वो हम इस तरीके से लिखते हैं, H2 I1 प्लस H22 V2। पहले ही मैंने सिखाया था, वो भी आपको एक बार ध्यान से रखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से होगा। फिर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है करंट आपका H12 V2 अपॉन RS, एक रेजिस्टेंस भी है इसके अंदर H11, ठीक है। तो आउटपुट वाला फॉर्मूला ये बन जाएगा कॉमन एम्पलीफायर में आउटपुट, ठीक है। एनालिसिस ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर, अब आपको करना है कॉमन बेस एम्पलीफायर। कॉमन बेस एम्पलीफायर आपका इस तरीके से दिखाई देता है, जहाँ पे RC वाले सर्किट्स भी यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे आप बेसिक फॉर्मूला कैसे लिखोगे? ये आपको लिखना है AI करंट गेन। एम्पलीफायर के लिए आप FB लिख रहे हो, बेस एम्पलीफायर के लिए FB लिखोगे 1 प्लस HOBRL। आपको बस ध्यान रखना है आउटपुट में HO होगा, ठीक है। B क्यों लगा रहे? क्योंकि बेस के लिए। इसी तरीके से आपका ये सारा फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है। ये मैं रटवा नहीं सकती, इसीलिए आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ इसको लर्न करने के लिए। अब यहाँ पे एनालिसिस देखना है किसका? कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में आपका E लग जाएगा बेसिकली। यहाँ पे सारे फॉर्मूले बनेंगे, देखो। AI आपका क्या होगा? HFC, कॉमन CC देख रहे हैं, कॉमन कलेक्टर, तो FC लग जाएगा, और आपका 1 प्लस HO जो आपका आउटपुट है C और RL, ठीक है। सेम है बिल्कुल, आपको बस जो चेंज करना है वो आपका FC कहाँ पे लगेगा और ये कहाँ पे लगेगा वो होता है। अब यहाँ पे देखो 3 टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर सर्किट्स का हम क्या करेंगे? कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर इम्पीडेंस, अब आपका ट्रांजिस्टर इम्पीडेंस जो होता है किसमें? कॉमन एमीटर में, यानी कॉमन एमीटर में हम देख रहे हैं मीडियम इनपुट इम्पीडेंस होता है, मीडियम आउटपुट इम्पीडेंस होता है। रिलेटिवली लो इनपुट इम्पीडेंस होता है, हाई आउटपुट इम्पीडेंस कॉमन बेस में होता है। कॉमन कलेक्टर में आपका हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, लो इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस होता है। ट्रांजिस्टर इम्पीडेंस वाला देखो, वो सॉरी करंट गेन। अब जो आपका कॉमन एमीटर में है करंट गेन, आपका लार्जर करंट गेन होता है। ये नो करंट गेन, यहाँ पे कोई भी करंट गेन नहीं होता कॉमन बेस में, यहाँ पे हाई होता है। वोल्टेज गेन आपका यहाँ पे लार्ज होता है, यहाँ पे आपका फेयर होता है, यहाँ पे आपके यूनिटी होती है। फेज जो होता है इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल के बीच में, यहाँ पे मैंने बताया था आपको 180 का, यहाँ पे कोई भी फेज, यहाँ पे भी कोई फेज नहीं। प्रिंसिपल यूज जो होता है आपका एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, यहाँ पे वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे इम्पीडेंस लोड लाइक लाउड स्पीकर में यूज किया जाता है। ये आपका चैप्टर डन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अब जो आपको पढ़ना है ब्लॉक 2 में पढ़ना है आपका यूनिट 6, जिसमें आपको नंबर सर्किट पढ़ोगे। देन उसके बाद यूनिट 7 है आपका लॉजिक गेट्स, देन लॉजिक सर्किट्स, एंड यहाँ पे आपका एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक सर्किट्स। तो आ जाते हैं हम, यहाँ पे आपके कंटेंट है, ये भी आप देख लेना क्या क्या कंटेंट है। ये आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है आपके यहाँ पे क्या देखना है आपका? बाइनरी नंबर सिस्टम, जहाँ पे आपको बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन आना चाहिए, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आना चाहिए,
ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपका ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ये आपका काफ़ी बिल्कुल अच्छा चैप्टर है। ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जेशन, ये आपके जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपके एग्जाम में आते हैं किसी में से भी, ठीक है। हेक्सा डेसिमल में हेक्सा नंबर्स, हेक्सा टू डेसिमल एंड डेसिमल टू हेक्स कन्वर्शन। अब यहाँ पे आप लोग जानोगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ये सारी चीज़ें हम बेसिकली यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़ जो आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपका नंबर सिस्टम है, ठीक है। क्या नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जो होते हैं आपके कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, 4 टाइप से, ठीक है। एक होता है आपका डेसिमल नंबर, ठीक है, दूसरा आपका होता है बाइनरी नंबर, ठीक है, तीसरा आपका होता है ऑक्टल, और चौथा आपका होता है हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर। तो बेसिकली हम बात करेंगे डेसिमल की। डेसिमल आप जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, अपनी नर्सरी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि डेसिमल में आपके देखो D फॉर डेसिमल, D फॉर 10, यानी D से क्या रहा है 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 10 में आपका 0 से लेकर 9 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें आपके जो होते हैं डेसिमल्स होते हैं, उसमें आपके नंबर्स आते हैं 0 से 9 तक, उसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। और यहाँ पे आपका बेस या फिर रेडिक्स भी हम जिसे बोलते हैं, जो आपका 10 होता है। 10 क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में D फॉर 10, ठीक है, आपका 10 होता है। उसी तरीके से आपका बाइनरी मतलब बाई मतलब 2 होता है, जहाँ पे आपका 1 और 0 ही यूज़ किया जाता है, 0 1 0 1, ये बेसिकली आपका कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ किया जाता है और आपका ये कहीं पर है नहीं इसके अलावा। तो बाइनरी में जो आप पढ़ते हो 0 1 पढ़ते हो, और इसका बेस रेडिक्स जो होता है वो आपका 2 होता है, क्योंकि आपके सिर्फ 2 नंबर्स यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, जिसमें आपका 0 और 1 बेसिकली आपको पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका होता है ऑक्टल नंबर। यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ऑक्टल नंबर, ऑक्टा मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी कि ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 होता है, यानी कि यहाँ पे आपके 8 नंबर आएंगे 0 से लेके 7 तक, ये आपके 8 नंबर हो गए, और इसका बेस रेडिक्स आपका क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में मतलब कि आपके हेक्साडेसिमल, इसको कैसे हम डिकोड करेंगे, देखो हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 10, तो यहाँ पे टोटल आपके कितने नंबर आते हैं, 10 + 6 यानी कि 16 नंबर्स आते हैं। 16 नंबर्स कैसे आते हैं, आपका 0 से लेके 9 तक आएंगे, ये 10 हो गए। उसके बाद आपका क्या होगा, हेक्साडेसिमल, हेक्सा में आपका A से लेके F तक, यानी कि आपके 0 से लेकर 9 तक नंबर होंगे, और जो आपका 10वां नंबर होगा ना, 0 से लेकर 9 तक नंबर होंगे, यानी कि 10 नंबर ही हो गए। ए जो होगा वो आपका 11 नंबर पे किया जाएगा, फिर A B C D E F आपके पूरे टोटल हो जाएंगे ये, और बेस रेडिक्स जो होगा इसमें वो आपका 16 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस वाले चैप्टर में बात करेंगे कि आगे कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ते हैं चलो। तो यहाँ पर आपका आ जाते हैं डेसिमल सिस्टम में। आपका डेसिमल सिस्टम में मैंने आपको बताया कि 0 से लेकर 9 तक क्या होते हैं, आपके नंबर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, बेस जो होता है आपका 10 होता है, इसको हम आपका जो 10 जो होता है पावर ऑफ 10, उसको हम वेट या पोजिशनल वैल्यू भी कह देते हैं। और बाइनरी मीन्स आपका क्या होता है, 2 होता है, 2 यानी कि आपका बेस 2 होता है इसमें, जिसको हम बिट्स भी कह देते हैं, ठीक है। और क्या चीज़ें यहाँ पे आपका देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि आपका डेसिमल नंबर है, ठीक है, बेस आपका 10 होगा, बिंग 10 डिजिट्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्रेस करो डेसिमल नंबर, आप चाहे 1 2 ले लो, 1 2 3 ले लो, 1 2 3 4 ले लो, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपका जो होगा 1 2 में, ठीक है, आपका 1 होगा, कैसे लिखेंगे इसको, इंटू 10, बेस 10 होगा, 10 1, ठीक है, 10 की पावर 1। उसके बाद आपका जो होगा दूसरा क्या होगा, आपका 2 होगा इंटू 10 की पावर 0, ठीक है, इस तरीके से होगा। और देन उसके बाद आपका 1 2 3 आएगा, तो 1 इंटू 10 की पावर 2, फिर आपका हो जाएगा 10 1, इस तरीके से होता रहेगा, यानी 10 की पावर 1 0 0 तक जाएगा। आपके 3 नंबर है, तो आपका एक होगा 10 की पावर 2 बेस, एक 1 होगा, एक 0 होगा, ठीक है, और 1 2 3 इस तरीके से आप लिखोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो आप कैसे लिखोगे, 1 इंटू 10 की पावर 3 सबसे पहले, फिर लिखोगे प्लस में 2 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा इस बार, प्लस में 3 वाला लोगे, 3 इंटू 10 की पावर 1 हो जाएगा इस बार, फिर आप 4 लोगे, 10 की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। ये जो होती है इस तरीके से आप लिखते हो, बेस 2 पावर्स ऑफ दिस, इस तरीके से आप यूज करते हो, ठीक है। जैसे आपका 1 एज 1 है, तो 1 को कैसे लिखोगे, 1 इंटू 2 की पावर 0, इस तरीके से। 2 की पावर 0 कब होगी, जब आपका बाइनरी में आएगा, यानी कि बेस जब आपका 2 होगा उस टाइम में यूज करोगे, ठीक है, सेम होता है। अब डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर कैसे होते हैं, अब यहाँ पे देखना है डेसिमल एंड बाइनरी में। देखो अगर आपका डेसिमल 0 है तो बाइनरी भी 0 है, 1 है तो आपका देखो 1 और 0 में होगा, 2 होगा तो 1 0, 3 होगा तो 1 1, 4 होगा तो 1 0 0,
ये होगा तो 101, 6 होगा तो 110, 7 होगा तो 111, 8 होगा तो 100, 9 होगा तो 1001। अब ये कैसे किया गया है वो हम देखेंगे। अब आपका देखो समझ लो यहाँ पे 2 बेस यानी कि बाइनरी वाला नंबर्स हम देखते हैं, जहाँ पे हम एक्सप्रेस करेंगे डेसिमल को एज अ बाइनरी नंबर। तो आपका डेसिमल जैसे कि 1 हो गया, 1 इज 1, तो यहाँ पे जो 1 होगा वो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 0, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं बाइनरी। बाइनरी में बेस क्या होता है 2 होता है, तो 2 की पावर 0 हो जाएगी। 2 एज 10, 2 को एज 10 की तरह यूज़ करते हैं, तो 2 कैसे होगा 1 इंटू 2 की पावर 1, सेम प्लस में 0 इंटू 2 की पावर 0, क्योंकि आपको बेसिकली 1 और 0 का ही यूज़ करना है। अगर 2 है तो आपको एक बार 1 एक बार 0 लेना है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। अगर आपका 4 एज 100 है, ठीक है, 4 एज 100, तो 4 कैसे लिखोगे आप 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस में 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस में 0 इंटू 2 की पावर 0। इस तरीके से अगर 9 होगा आपका 1001, तो इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये बाइनरी इक्विवेलेंस है। अब बाइनरी से आपको डेसिमल बनाना है, तो कैसे बनाओगे? जैसे कि आपका एग्जांपल है, कोई बाइनरी सिस्टम दिया हुआ है जिसमें आपका 4 बार 1 दिया हुआ है, ठीक है, 4 बार 1 दिया हुआ है, तो कैसे करोगे आप? बाइनरी से डेसिमल बनाना है। अब आपको पता है बाइनरी में जो बेस होता है वो 2 होता है, तो इसको कैसे लिखोगे आप 1 इंटू 2 की पावर 3 लिखोगे, 3 से स्टार्ट करोगे, प्लस में 1 इंटू 2 की पावर 2 लिखोगे, है ना, फिर प्लस में 1 इंटू 2 की पावर 1 लिखोगे, फिर प्लस में 1 और आपका 2 की पावर कितना लिखोगे 2 की पावर 0 लिखोगे, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब देखो ये आपने सारे लिख लिए जैसे कि आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ इसको, देखो 111 इसको कैसे आपको बाइनरी है ये आपका, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो आपका 1 को कैसे लिखोगे 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 क्यों है? क्योंकि आपका बेस 2 है। प्लस में क्या लिखोगे 1 2 की पावर 2, फिर लिखोगे प्लस में 1 इंटू 2 की पावर 1, प्लस में लिखोगे 1 इंटू 2 की पावर 0, फिर आपका 15 आया। कैसे आया? अब देखो 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 हो गया, इंटू 1 यानी कि 8, तो पहले में आपका 8 हो गया। उसके बाद दूसरे में